चलो क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट? दक्कन का पठार, ठीक है। पठार पढ़ रहे थे, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा की थी अपन ने, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, शायद कल क्लास नहीं हुई थी ना अपनी, है ना। देखो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे जिसमें हम उत्तरी पर्वतमाला पढ़ चुके, उत्तरी मैदान पढ़ चुके, और हमने क्या शुरू किया था? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार में हमने कहा था कि ये प्रायद्वीपीय पठार भी छोटे छोटे पठारों से बना हुआ है, और छोटी छोटी इस पर क्या है? पहाड़ियाँ भी है। तो हमने चीजें इस पर पठार और पहाड़ियाँ पढ़नी थी, तो अपन ने पठार के बारे में चर्चा की। इसमें हमने सबसे पहले जो हमारा मध्यवर्ती पठार है उसकी बात की थी। यहां से एक नदी है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को ऐसा लगता है दो भागों में बांटती है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी कि ये भ्रंश रेखा में बहती है, तो इसके उत्तर में जो पठार उसको हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। मालवा के पठार का मुख्य विस्तार किस जिले में है, किस राज्य में है? तो एमपी में है। इसी का पठार का विस्तार है दक्षिण पूर्वी पठार है, इसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। कहां पर? राजस्थान में। इस पठार के आगे अरावली, और अरावली के मध्य में एक छोटा पठार है जिसको अलग अलग नामों से जानता है, जिसे कहते हैं मेवाड़ का पठार है। तो यहां पर एक तो कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार, जिसे अपन राजस्थान में देखेंगे। यहाँ पर कहीं पर इसको क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार, कहीं पर भोमट का पठार, कहीं पर बोराट का पठार। तो ये हमारे राजस्थान का मेवाड़ का पठार है, अरावली के पास में। इससे लगता हुआ जो पठार है, जिसे राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठार या इसी को कहते हैं हाड़ौती का पठार है। फिर हमने कहा ये मालवा का पठार है। मालवा के पठार की मुख्य नदी कौन सी नदी है? चंबल नदी है। इस पठार के इस तरफ दूसरा छोटा सा पठार है जिसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार है। आगे जो मुख्य पठार है, इस तरफ का जो पठार है, इसे कौन सा कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। यहां से हमने कहा था यहाँ की मुख्य नदी कौन सी नदी है? दामोदर नदी, जो इस पठार को क्या करती है? दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले को कहते हैं हजारीबाग का पठार, और नीचे पठार को क्या कहते हैं? रांची का पठार। और ये खनिजों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या मिलते हैं? कोयला मिलता है यहाँ पर सर्वाधिक, यहाँ पर लो अयस्क मिलता है सर्वाधिक, और क्या मिलता है? मैग्नीज, जिस कारण इसे भारत का क्या कहते हैं? रूहर प्रदेश। तो किस पठार में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, यहाँ खनिजों की दृष्टि से भरपूर है, वो कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। यहाँ इसको कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? दामोदर नदी। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हजारीबाग का पठार। नीचे वाले को क्या कहते हैं? रांची का पठार। फिर हमने कहा था इस तरफ ये पठार है, इससे लगता हुआ एक दंडकारण्य पठार है, वो कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और ओडिशा में, जिसे हम कालाहांडी का पठार और बस्तर का पठार भी कहते हैं। यहीं से लगता हुआ पठार है, जिसे कौन सा पठार कहते हैं? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। इसे ओडिशा में क्या कहते हैं? कालाहांडी का पठार है। कालाहांडी हमने कहा था किसके लिए जाना जाता है? ये भूखमरी के लिए जाना जाता है। कालाहांडी कहां पर है? तो ओडिशा में। नेक्स्ट, ये जो भूभाग है नर्मदा नदी के दक्षिण से लेकर ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक वाला भूभाग त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ पठारों में सबसे बड़ा पठार है। ये कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो क्रिटेशियस युग में। कौन से उद्गार से? ज्वालामुखी उद्गार से। इसीलिए यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? काली मृदा है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया था। पठारों में सबसे बड़ा पठार कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। ये पढ़ लिया था लास्ट। अब हमारे पास देखें तो इन पठारों में एक और भूभाग बच गया है, यानी कि ये जो हमारे पास इस तरह का ये भी पठार है। तो यहां से अपन पढ़ेंगे भी पहाड़ियां, तो अरावली है, विंध्याचल है। इस विंध्याचल से आगे राजमहल की पहाड़ियां। इस पठार, यानी ये पठार पे पठार तो पढ़ लिए। ये छोटा नागपुर का पठार है। इस पठार आगे इस भूभाग में भी हमारे पास दो पठार है, हम कहते हैं पूर्वी भारत के पठार या पूर्वोत्तर पठार। पूर्वोत्तर पठार में एक जो पठार है इसको कहते हैं शिलोंग का पठार। कौन सा पठार है ये? शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार कहां पर होगा? मेघालय में। शिलोंग के पठार के आगे ही एक पठार है, इसको कहते हैं एंग्लो पठार। कौन सा पठार है? कार्बी एंग्लो पठार। और कार्बी एंग्लो पठार आगे कौन आएगा? असम आएगा। अभी हम मैप में भी देख लेंगे। तो कार्बी एंग्लो पठार और शिलोंग का पठार ये भारत के पूर्वोत्तर पठार है। जो किसका भाग है आपसे कभी पूछे तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भूभाग है। देखो जब मैप में देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये दोनों ओर से हिमालय से घिरा हुआ है। दोनों किससे घिरे हुए हैं? हिमालय। और ये मुख्य भूभाग होते हैं। ये दोनों पठार से अलग कट चुके हैं। इस गैप को क्या कहते हैं? मालदा गैप। कौन सा गैप कहते हैं? मालदा गैप। एग्जाम में पूछते हैं। एक तो ये सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, शिलोंग का पठार या कार्बी एंग्लो पठार किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दूसरा, ये मुख्य पठार से या छोटा नागपुर के पठार से किससे अलग होते हैं? तो किस गैप से अलग होते हैं? मालदा गैप से अलग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और क्वेश्चन आएंगे तो अपन पहाड़ियों को इसके साथ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है और जयंतिया पहाड़ियां। एग्जाम में प्रश्न आता है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां एक तो कहां स्थित हैं?
मेघालय में। ये किसका भाग है? तो हम किस में पढ़ेंगे इसको? प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का, गारो खासी और कार्बी एंग्लो पहाड़ी पर पहाड़ी। यहाँ पहाड़ी का नाम है मिकिर पहाड़ी। तो मिकिर पहाड़ियां कहाँ है? असम में है। और मिकिर पहाड़ियां भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है। तो ये पहाड़ियां या ये पठार मुख्य पठार से या छोटा नागपुर के पठार से किस गैप से अलग होते हैं? मालदा गैप से। तो ये दोनों पठार के बारे में लिखना है। तो आगे अपन को नेक्स्ट लिखे पूर्वोत्तर पठार, ऐसा हेडिंग डाल दें, पूर्वोत्तर पठार। पूर्वोत्तर पठार। पूर्वोत्तर पठार, ठीक है। पूर्वोत्तर पठार यह मेघालय में, यह मेघालय में, यह मेघालय में शिलोंग का पठार, यह मेघालय में शिलोंग का पठार व असम में शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, ठीक है। मेघालय में शिलोंग का पठार व असम में कार्बी एंग्लो पठार के रूप में फैला है। कार्बी एंग्लो पठार के रूप में फैला है। यह मेघालय में शिलोंग का पठार व असम में कार्बी एंग्लो पठार के रूप में फैला है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन जो क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट लाइन में, पूर्वोत्तर पठार, पूर्वोत्तर पठार, पूर्वोत्तर पठार, मुख्य पठार, पूर्वोत्तर पठार, मुख्य पठार या छोटा नागपुर के पठार से, पूर्वोत्तर पठार, पूर्वोत्तर पठार, मुख्य पठार या छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से मालदा गैप से अलग होता है। अंडरलाइन कर दें, मालदा गैप से अलग होता है। मालदा गैप से अलग होता है। ठीक, एक बार यहां पर देख लें। देखो पूरा पूरी रेंज है, अपन पढ़ेंगे। यहां पर अपन ने कल पढ़ा था, ये कौन सा पठार है हमारे पास? ये छोटा नागपुर का पठार है। अब ये छोटा नागपुर के पठार के बाद में नदियों द्वारा इस पठार को, बीच वाले भाग को दबा दिया गया है, जिसको अपन कहते हैं मालदा गैप। कौन सा गैप कहते हैं? यहां पर कोई पठार दिखता नहीं है क्योंकि ये नदियों द्वारा यहां पर निक्षेपित कर दिया, ये डेल्टाई भूभाग आ गया, तो यहां दिखाई नहीं देता है। वापस ये पठार शुरू हो जाता है और ये यहां पर फैला हुआ है, इस प्रकार रूप में फैला हुआ है, जिसको यहां पर ये मेघालय हमारा स्टेट है, तो मेघालय में अपन क्या कहते हैं? शिलोंग का पठार। और असम है ये हमारे पास ब्रह्मपुत्र वाली घाटी, उसे क्या कहते हैं? कार्बी एंग्लो पठार। तो ये दोनों पठार हैं, यानी पूर्वोत्तर पठार है वो मुख्य पठार, ये हमारे पास पूरा मुख्य पठार हो गया। तो मुख्य पठार से किस गैप से अलग होते हैं? मालदा गैप से। ये आपसे पूछ ले, पूर्वोत्तर के पठार या शिलोंग का पठार छोटा नागपुर के पठार से किससे अलग होते हैं? मालदा गैप से। ये किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। अब अपन दोनों को अलग से देख लेते हैं। हम शिलोंग के पठार की बात करें तो ये पूरा पूरा किस स्टेट में है? मेघालय में। इस पर पहाड़ियां हैं। इस पर कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी और जयंतिया। तो शिलोंग के पठार पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं जो यहाँ की जनजातियों के नाम पर रखी गई है। यहाँ की क्या है? जनजातियां हैं ये गारो, खासी, जयंतिया, इन जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम है। इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है। कैसी है? कीपाकार। कीप जानते हो? तेल भरने वाली कीप देखी है? आजकल तो पंप वगैरह आ गए तो देखा नहीं होगा, इस प्रकार की कीप आती है, देखा सबने इस प्रकार की? ये कीपाकार पहाड़ियां। कीपाकार पहाड़ियों का मतलब होता है ये पहाड़ियां इस तरफ फैली हुई है, इस तरफ फैली हुई है। इसमें क्या होता है? ऊंचाई पर है, बादल इसमें जाकर फंस जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाते, टकराते हैं और विश्व की सर्वाधिक वर्षा करते हैं। इसी के बीच में, इन कीपाकार पहाड़ियों के बीच में ही दो क्षेत्र स्थित है। एक तो है चेरापूंजी और एक है मासिनराम, जहां विश्व की सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती। वर्षा होने का कारण क्या है? आप कीप में चारों ओर पानी, तेल कहीं पर भी डालो, जाएगा कहां पर? बीच में। आया समझ में? विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? चेरापूंजी और मासिनराम में। क्यों होती है? क्योंकि ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां जो हैं उनकी आकृति कैसी है? कीपाकार है। आया समझ में? और ये पहाड़ियां किसका हिस्सा है?
प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। देखो ये पूरा पूरा हिमालय है, ये हिमालय है और ये भी हिमालय है। इन हिमालय के बीच में ये पहाड़ियां स्थित है, लेकिन ये हिमालय का हिस्सा नहीं है ये, क्योंकि शिलोंग का पठार कार्बी एंग्लो पठार है, वो किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का ही है। इनकी आकृति कैसी है? कीपाकार है। कीपाकार होने के कारण इनके मध्य में स्थित मासिनराम और चेरापूंजी में क्या होती है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हेडिंग डालें वापस, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार कहां स्थित है? मेघालय। ठीक है, तो लिख लें आगे देश मेघालय, तो शिलोंग का पठार मेघालय। ये लाइन तो वापस लिखने की जरूरत नहीं कि प्रायद्वीप पठार का भाग है, ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है, अब इसमें क्या काम का है? तो शिलोंग का पठार कहां है? एक तो मेघालय में। नेक्स्ट लिखें, इस पठार पर, इस पठार पर, इस पठार पर गारो खासी जयंतिया, इस पठार पर गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम, इन पहाड़ियों का नाम, इन पहाड़ियों का नाम यहां की जनजातियां, यहां की जनजातियों के नाम पर हुआ है। इन पहाड़ियों का नाम यहां की जनजातियों के नाम पर आधारित है, ऐसा कुछ भी जमा दें। यहां की जनजातियों के नाम पर आधारित है। जैसे अपने यहां पर है ना डामोर, भील, गरासिया, है ना, तो ऐसे यहां पर पहाड़ियां नहीं है, लेकिन वहां पर ये जनजातियां हैं। इन पहाड़ियों का नाम किस पर है? यहां की जनजातियों के नाम पर है। नेक्स्ट, और कभी मासिनराम वगैरह के बारे में पूछ ले तो आगे लिखें, इन पहाड़ियों की आकृति, इन पहाड़ियों की आकृति, इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है। इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है। इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है। इसलिए, इसलिए इन पहाड़ियों के मध्य स्थित, इसलिए इन पहाड़ियों के मध्य स्थित मासिनराम, मासिनराम व चेरापूंजी में, मासिनराम व चेरापूंजी में, मासिनराम, मासिनराम व चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भारत की ही नहीं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मासिनराम और चेरापूंजी। वर्तमान में मासिनराम है, मासिनराम वो चेरापूंजी, जहां विश्व की सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा होने का कारण है कि ये जो पहाड़ियां हैं उसमें ये मानसून फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इनके बीच में जो क्षेत्र है यहां पर घनघोर क्या होगी? वर्षा होगी। यहां 1100 सेंटीमीटर से 1400 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। 1100 से 1400 सेंटीमीटर, जैसे अपन बांसवाड़ा कहते हैं ना, बांसवाड़ा में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। अपने यहां पर कितनी वर्षा होती है? 110 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है अपने बांसवाड़ा में। झालावाड़ में 115 सेंटीमीटर है, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र 110 है। और यहां पर कितनी है? 1100 सेंटीमीटर। समझ जाओ कितनी होगी, हमसे 10 गुना ज्यादा वर्षा होती है। कहां पर? मासिनराम और चेरापूंजी। ये ऐसे स्थान है जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। कारण क्या है? पहाड़ियां कैसी हैं? कीपाकार है। ध्यान रखना, कभी शब्द पूछ ले तो मासिनराम में तेज वर्षा होने का कारण क्या है? ज्यादा वर्षा होने का कारण क्या है? पहाड़ियों का कीपाकार। और कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट लिख लें, कार्बी एंग्लो पठार। कार्बी एंग्लो पठार कहां पर है? ये असम। कार्बी एंग्लो पठार असम, कार्बी एंग्लो पठार असम। इस पर मिकिर पहाड़ियां स्थित हैं। इस पर मिकिर पहाड़ियां स्थित हैं। इस पर मिकिर पहाड़ियां स्थित हैं।
ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की जब भी पहाड़ियां आती हैं तो देखो कुछ पहाड़ियां जिनके नाम बार बार पूछता रहता है, जैसे हिमालय में पड़ी थी अपन ने डफला, अबोर, मीरी, मिश्मी, ये अपन ने हिमालय में पड़ी थी। और ये किस राज्य में, कोई बताएगा? डफला, अबोर, मीरी, मिश्मी किस राज्य में? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में। किस में? अरुणाचल प्रदेश। सब जनजातियां यहाँ की, डफला, अबोर, मिश्मी जनजातियों के नाम है यहाँ, उस पर आधारित है। लेकिन ये किसका भाग था? हिमालय की। इसकी हिमालय की एक पड़ी थी हमने, उत्तर से दक्षिण जमाया था तो पटकोई, ये भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर को जमाया था पटकोई, फिर अपन ने कहा था नागा पहाड़ियां, फिर अपन ने कहा था मणि पहाड़ियां, और फिर अपन ने कहा था पहाड़ियां लुसाई पहाड़ियां। ये अपन ने पूर्वोत्तर को बांटा था। तो ये इस प्रकार की पहाड़ियां हैं। तो ये तो था, हमने कब पढ़ा था ये सब? हिमालय में। ठीक है। और ये हमने कहां पर पढ़ी है? तो प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक है। तो कभी अलग करना हो तो ध्यान रखना, डफला, अबोर, मीरी, मिश्मी को इसकी मत कर देना। ये हमने सब कहां पढ़ी है? हिमालय में। और ये है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। तो ये हमारे पास इस तरह इस पठार पर जो स्थित हैं भूभाग थे उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब इस पठार पर पहाड़ियां स्थित है। क्या स्थित है? पहाड़ियां। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, पहाड़ियां। ऊपर से देखते हुए चलते हैं, पहाड़ियां। ये तो हमने पठार पठार देखे, बहुत सारी पहाड़ियां जिनके बारे में प्रश्न पूछते हैं तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अपन अपनी रेंज लेकर चलते हैं, अरावली। ज्यादा डिप तो अपन राजस्थान पढ़ेंगे तब देखेंगे। देखो ये इस प्रकार का, ये इस प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तरतम भूभाग है और ये फैली हुई पहाड़ी है। इसे हम क्या कहते हैं? अरावली श्रेणी कहते हैं। इस अरावली श्रेणी का प्रारंभ जो होता है, जो दिखाई देती है वो पालनपुर से दिखाई देती है। पालनपुर कहां पर है? गुजरात में। पालनपुर ये गुजरात से दिखाई देती है और ये दिल्ली की रायसीना हिल्स तक, जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? रायसीना हिल्स। और रायसीना हिल्स किसका भाग है? अरावली का। तो ये पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक फैली हुई है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है और इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसका प्रारंभ अरब सागर से हो जाता है। इसका प्रारंभ कहां से हो जाता है? अरब सागर से हो जाता है। जो लक्षद्वीप का जो निचला भाग है, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह का निचला जो भूभाग है, वो इस अरावली का ही माना जाता है। इसलिए कहीं कहीं लिखा हुआ है कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है? तो अरब सागर को। ठीक है। इतने सी चीजें लिखेंगे। अरावली को डीप अपन राजस्थान में पढ़ेंगे। राजस्थान में 550 किलोमीटर फैली हुई है। राजस्थान में 3 भागों में बांटेंगे, 10 ऊंची चोटियां, सब अपन कहां बात करेंगे? राजस्थान में। अभी भारत का भूगोल है तो इतना ही याद रखना है। तो इसका प्रारंभ कहां से होता है धरातल पर? पालनपुर गुजरात से। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैली। कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। विश्व की क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला। लेकिन इसका प्रारंभ अरब सागर से हो जाता है, इसलिए अरावली का पिता किसे कहते हैं? अपन अरब सागर को कहते हैं। ये लिख लें। फिर अपन इसकी ज्यादा डीप बात राजस्थान में करेंगे क्योंकि राजस्थान में पढ़ना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल दें, अरावली। बोला उसको अरावली। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है। जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है। वर्तमान में यह अवशिष्ट, यानी यह बची कुछ ही रही है, आने वाले कई हजार साल में समाप्त हो जाएगी, समतल मैदान में बदल जाएगा। यह वर्तमान यह अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में, वर्तमान में यह अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में फैली है। बची कुछ ही, टूटी फूटी कहीं कहीं तो दिखाई भी नहीं देती है ना। मानवीय गतिविधियां हैं, प्राकृतिक गतिविधियां इनको समाप्त कर दी है। तो वर्तमान में यह अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में फैली है। नेक्स्ट, इसका प्रारंभ
इसका प्रारंभ या जड़ें, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, इसका प्रारंभ या जड़ें, इसका प्रारंभ रूट, इसका प्रारंभ या जड़ें अरब सागर से, इसका प्रारंभ या जड़ें अरब सागर से मानी जाती हैं। इसका प्रारंभ या जड़ें अरब सागर से मानी जाती हैं। इसलिए अरब सागर को, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में, धरातल पर यह, नेक्स्ट लाइन में लिखना है धरातल पर यह धरातल पर यह पालनपुर गुजरात से, धरातल पर यह पालनपुर गुजरात से, धरातल पर यह पालनपुर गुजरात से राजस्थान, पालनपुर गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली की रायसीना हिल्स, दिल्ली की रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स ब्रैकेट में कर सकते हो राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स ब्रैकेट में राष्ट्रपति भवन तक फैली हैं, राष्ट्रपति भवन तक फैली हैं, तक फैली हैं। ठीक है, तो कहां से, धरातल पर कहां से प्रारंभ होती हैं? पालनपुर गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और कहां तक फैली हैं? दिल्ली की रायसीना हिल्स तक फैली हुई, जहां पर राष्ट्रपति भवन है। नेक्स्ट लाइन में, कुल लंबाई 692 किलोमीटर, कुल लंबाई 692 किलोमीटर, कुल लंबाई 692 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन में, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, कहाँ है? तो सिरोही राजस्थान में है। ठीक है, अपन जब ज़्यादा डीप पढ़ेंगे इसको, कहाँ है ये? सिरोही राजस्थान में। इसे संतों का शिखर कहते हैं, या हिंदू ओलंपस के नाम से, या कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। सब अपन राजस्थान में पढ़ेंगे। तो 1722 मीटर क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। एक लाइन अपन ने जब कहा था मैंने कि दक्षिण में, अपन ने जब समझाया था, बताया था, नीलगिरी से लेकर हिमालय के बीच में सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। तो एक लाइन लिख ले इसमें, यह, यानी गुरु शिखर के बारे में लिखें, यह, या करके गुरु शिखर लिख दो, यह दक्षिण में नीलगिरी से लेकर, यह दक्षिण में नीलगिरी से लेकर, यह दक्षिण में नीलगिरी से लेकर उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नीलगिरी से लेकर उत्तर में हिमालय के मध्य, उत्तर में हिमालय के मध्य, फिर कोमा लगा के लिखे, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, कोमा बस लिखे, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय के मध्य, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। सिंपल सा कभी क्वेश्चन आया, नीलगिरी से लेकर हिमालय के बीच ऊंची चोटी कौन सी है निम्न में से? तो आप क्या बताओगे? गुरु शिखर। मध्य भारत की
चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा डीप अपन राजस्थान में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हमने एक श्रेणी के बारे में पढ़ा, वो कौन सी श्रेणी थी हमारे पास? अरावली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं, वो है विंध्यन श्रेणी। लिखा हुआ है इंग्लिश में विंध्यन रेंज। तो नेक्स्ट श्रेणी हमारे पास विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी, देखो विंध्यन श्रेणी है, ये विंध्यन श्रेणी ऐसे तो यहाँ तक जूनागढ़ से मानते हैं, गुजरात से, लेकिन जो मुख्य रूप से दिखाई देती है अपने राजस्थान वाले भूभाग से, चित्तौड़गढ़ भूभाग से दिखाई देती है। चित्तौड़गढ़ से होते हुए बिहार के सासाराम तक फैली हुई है, लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा है ये। कहां से शुरू होती है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से होते हुए ये बिहार के सासाराम तक फैली हुई है, जो मध्य भारत में फैली हुई है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है? अलग करती है, ऐसा प्रतीत होता है। ये हमारा उत्तर भारत हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिण भारत। तो ऐसा लगता है हमें उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हुई एक श्रेणी है। इसे विंध्यन श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर इसको विंध्यन श्रेणी कहते हैं, कहीं पर इसी को कहते हैं भांडेर श्रेणी कहते हैं, और कहीं पर इसको क्या कहते हैं? कैमूर श्रेणी। इसी को छोटा नागपुर के पठार पर पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं पर सत पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो अपन को 2-3 जो काम किए थे, इसे विंध्यन श्रेणी, भांडेर श्रेणी और श्रेणी के नाम से जानते हैं। और इस पूरी श्रेणी की ऊंची चोटी जो है पारसनाथ को, क्योंकि कहीं कहीं अलग से मानते हैं, ये पारसनाथ को छोटा नागपुर का पठार का भाग मानते हैं, तो अपन इनको ही मुख्य रहेंगे। तो विंध्यन श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर रूप में फैली हुई इसकी ऊंची चोटी है, जिसका नाम है गुडविल पिक। गुडविल पिक, या इसी को कहें सद्भावना शिखर। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे हम इसे? सद्भावना शिखर। क्या है इसकी ऊंची चोटी? है 752 मीटर, ये इसकी ऊंची चोटी है। और यहां पर क्या मिलता है इस श्रेणी में? तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या मिलता है? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर मिलता है इस श्रेणी, जो भवन निर्माण में काम आता है। चूना पत्थर किस काम में आता है? सीमेंट बनाने में काम आता है। बलुआ पत्थर, जैसे धौलपुर का लाल पत्थर है, वो किस काम में आता है? जिसमें किला बना हुआ है, लाल किला बना हुआ है, तो राजस्थान में अपन डीप पढ़ेंगे। तो कभी सीधा सा खनिजों से आ जाए, बलुआ पत्थर वो चूना पत्थर किस श्रेणी में पाया जाता है? तो कौन सी श्रेणी है? विंध्यन श्रेणी। दूसरा विंध्यन श्रेणी के बारे में यह है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से करती है। और तीसरी बात ये याद रखने की है, इसकी ऊंची चोटी गुडविल पिक या सद्भावना शिखर है 752 मीटर। ठीक है, खाली 752 है, जबकि हमने गुरु शिखर को पढ़ा था वो कितनी थी? 1722 से। ठीक है, तो चलो तो लिख लें। नेक्स्ट है विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सासाराम बिहार तक फैली है। सासाराम बिहार तक फैली है। जो उत्तर भारत को, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। कभी पूछ ले ऐसा, तो कौन सी श्रेणी अलग करती है? विंध्यन श्रेणी है। ऐसा लगता है ये उत्तर भारत को क्या कर रही है? दक्षिण भारत से अलग करती है। नेक्स्ट, इसकी ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी गुडविल पिक, इसकी ऊंची चोटी गुडविल पिक, इसी को कहते हैं सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर, गुडविल पिक डैश सद्भावना शिखर। ठीक है, मीटर याद नहीं रहे तो भी चल जाएगा, 752 मीटर। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो कि कौन ऊंची चोटियां, इसलिए अपन ऐसा लिख रहे हैं 752 मीटर। ठीक है, तो विंध्यन श्रेणी की ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? गुडविल पिक या फिर सद्भावना शिखर है। ठीक है, तब गुरु शिखर मत कर देना। गुरु शिखर किसकी है? अरावली की ऊंची चोटी है और मध्य भारत की ऊंची चोटी है। लेकिन विंध्यन श्रेणी की ऊंची चोटी पूछी जाए तो क्या बताओगे? गुडविल पिक या सद्भावना शिखर। नेक्स्ट लिख लो एक लाइन और, विंध्यन श्रेणी को ही, विंध्यन श्रेणी को ही भांडेर व कैमूर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। भांडेर, भांडेर
वह कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। टुकड़े हैं तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। भांडेर व कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। भांडेर व कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यही एक लाइन छोड़ के लिख लो, पारसनाथ के बारे में भी लिख लो। पारसनाथ, पारसनाथ, पारसनाथ छोटा नागपुर पहाड़ की ऊंची चोटी है। पारसनाथ छोटा नागपुर पहाड़, छोटा नागपुर पठार की, सॉरी, पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार क्वेश्चन आया था थोड़ा सा ये दोनों में, इसलिए डिस्कस भी हुआ था। तो छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी कौन सी है, कभी आ जाए तो वो कौन है, पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है। देख लो इसको आपस से, देखो ये विंध्यन श्रेणी है, ऐसे टुकड़ों में दिख रही है आपको। एक टुकड़ा ये दिख रहा है क्योंकि बीच में से कौन सी नदी आ गई, चंबल नदी। फिर से टुकड़ा दिख रहा है, सोन नदी आएगी, बीच में फिर से ऐसा टुकड़ा दिख रहा है। टुकड़े दिखने के कारण इसको एक जगह विंध्यन श्रेणी कहते हैं, एक जगह भांडेर श्रेणी कहते हैं, और एक जगह क्या कहते हैं, कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये पूरी पूरी क्या है, विंध्यन श्रेणी। इसकी ऊंची चोटी कौन है, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है। आगे समझ में, चलो ये हमारे पास हो गई विंध्यन श्रेणी, जो ऐसा लगता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है, अलग करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसको एक बार और आराम से समझ लें। देखो सतपुड़ा श्रेणी क्या है। ये जो नर्मदा नदी है, एक तरफ इसके इस तरफ देखो तो ये नर्मदा नदी है, और एक तरफ देखोगे तो कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। तापी या ताप्ती नदी, दोनों तरफ नदियां हैं। मान लिया कमरा है, दोनों तरफ खाई है, और एक कमरा ऐसे बीच में खड़ा हुआ, ऐसा कहेंगे ब्लॉक लाकर किसी ने रख दिया। यहां जाकर देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये खाई है जिसमें ये नदी जा रही है, फिर ये ऊंचा उठा हुआ भूभाग है, इधर भी नदी जा रही है। तो आप जाकर यहाँ खड़े रहकर देखोगे, यहाँ खड़े रहकर देखोगे तो ऐसा लगेगा बीच में लाकर क्या रख दिया, किसी ने ब्लॉक लाकर रख दिया। तो निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है, तो सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आता है। तो यह एक किसका उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यानी कि दोनों तरफ की भूभाग है वो नीचे धंस गए हैं, जिसमें नदियां बहती हैं, और बीच वाला भूभाग क्या हो गया, ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। तो निम्न में से भारत का कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, कौन है, सतपुड़ा। अब सतपुड़ा जो पहाड़ी है, इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जहां ये सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, वहां पर इसको राजपीपला की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं, राजपीपला की पहाड़ियां। आगे ये रेंज खड़ी है, उसको कहते हैं महादेव श्रेणी, और आगे जो श्रेणी है उस प्रकार नीचे की ओर जा रही है, इस श्रेणी को कहते हैं मैकाल श्रेणी। तो तीन श्रेणियों के रूप में फैला हुआ है सतपुड़ा, जिसे हम सतपुड़ा कहते हैं छोटी क्लासेस में, वो ऐसे फैला हुआ है, राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी, तीन श्रेणियों के रूप में बटा हुआ है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, ये राजपीपला, महादेव, मैकाल श्रेणी के रूप में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव श्रेणी में स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़। तो इसकी ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़। कौन सी श्रेणी में स्थित है, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है, तो कौन सी श्रेणी में, महादेव श्रेणी में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। अब हमारे पास मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी की ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक। तो एग्जाम में पूछते हैं अमरकंटक श्रेणी किस श्रेणी में स्थित है, तो किस में स्थित है, मैकाल श्रेणी में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अमरकंटक श्रेणी, क्योंकि इसके एक तरफ से नदी निकल कर जाएगी वो सोन नदी है, और एक तरफ से जो नदी निकल कर जाएगी वो कौन है, नर्मदा। एक ही क्षेत्र से दो नदियां निकलती हैं, एक बंगाल की खाड़ी में जा रही है और एक कहां पर जा रही है, अरब सागर में। इसलिए जगह इंपॉर्टेंट है कौन, अमरकंटक। तो अमरकंटक किस श्रेणी में स्थित है, मैकाल श्रेणी में। महादेव श्रेणी में कौन सी स्थित है, धूपगढ़, जो इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। क्या आ जाएगा, इसके उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, और इसके दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है, तापी। दोनों ओर नदियां बहने के कारण यह पर्वत कौन सा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। लिख लें, लिखें, हेडिंग डाल दें, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। इसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा का अर्थ, सतपुड़ा का अर्थ 7 प्रकार के पर्वतों से है। सतपुड़ा का अर्थ
सतपुड़ा का अर्थ 7 प्रकार के पर्वतों से है। फिर लिखें इसे गुजरात में गिर पहाड़ियां, राजपीपला की पहाड़ियां, इसे गुजरात में गिर पहाड़ियां, राजपीपला की पहाड़ियां, इसे गुजरात में गिर पहाड़ियां, राजपीपला की पहाड़ियां, व मध्य प्रदेश में महादेव व मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। महादेव व मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। महादेव व मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर से देख लें, देखो इसका जो सतपुड़ा उसका अर्थ होता है 7 पर्वत, ऐसा है ना, छोटे छोटे पर्वत है। इसे गुजरात में यहाँ पर जो पहाड़ियाँ उनको क्या कहते हैं, गिर की पहाड़ियाँ। फिर राजपीपला की पहाड़ियाँ, गिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो अलग से भी पढ़ते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट तो 3 पहाड़ियाँ हैं, राजपीपला, महादेव और कौन सी श्रेणी है, मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लिखेंगे, इस पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी है, नर्मदा, और दक्षिण में कौन सी नदी है, तापी। 2 नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन लिखें, इस पहाड़ी के यानी कि सतपुड़ा के इस पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी, इस पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी व दक्षिण में तापी नदी बहती है। तापी नदी बहती है। दोनों ओर गहरी खाई होने के कारण गहरी खाई होने के कारण सतपुड़ा को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ठीक है, आपको तो ब्लॉक पर्वत याद रखना है, क्यों कहते हैं तो लिख दिया, पर आपको ये याद रखना है ब्लॉक पर्वत है। दोनों ओर गहरी खाई होने के कारण सतपुड़ा को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि निम्न में से किसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, अरावली, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा, अजंता की पहाड़ियां, ऐसा आएगा तो कौन है, सतपुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़, इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ जो महादेव श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ जो महादेव श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कौन सी श्रेणी में स्थित है, महादेव श्रेणी में स्थित है। ऊंचाई लिखनी और लिख दो 1350 मीटर, 1350 1350 मीटर। ठीक है, ये धूपगढ़ हो गई। धूपगढ़ इसलिए नाम है, नाम वगैरह का कोई देखो, यहाँ सनसेट पॉइंट है तो इसको स्थानीय भाषा में धूपगढ़ कहा जाता है। सनसेट पॉइंट यहाँ का बहुत बेहतर है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, धूपगढ़ कहते हैं। ठीक है, तो नाम वाम से आपको कोई काम नहीं। नेक्स्ट लिखिए, एक लाइन छोड़, नेक्स्ट लाइन में मैकाल श्रेणी में अमरकंटक स्थित है। मैकाल श्रेणी में अमरकंटक स्थित है। ठीक है, ऊंचाई आपके काम का नहीं है, फिर भी लिखना हो तो 1057 मीटर है। मैकाल श्रेणी में अमरकंटक स्थित है, 1057 मीटर है ये। मैकाल श्रेणी में अमरकंटक स्थित है, जहां से
सोन, ठीक है, नदियां पढ़ेंगे तब वापस पूछूंगा, जहां से सोन व नर्मदा नदियों का उद्गम होता है, इसलिए जगह इंपॉर्टेंट है, जहां से सोन व नर्मदा नदियों का उद्गम होता है, जहां से सोन व नर्मदा नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो सोन व नर्मदा नदियों का उद्गम कहां से होता है? सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित मैकाल श्रेणी में किस जगह से होता है? अमरकंटक से होता है। यहां से, इस भूभाग से ये उद्गम होता है। एक तरफ ये सोन नदी जाएगी, ऐसे जाकर ये किस में मिल जाएगी? गंगा में मिल जाएगी। गंगा की सहायक नदी है, और गंगा इसका पानी कहां ले जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सी नदी हो गई? सोन नदी है। और ये नदी इस तरह से जाकर, ये कौन सी नदी है हमारे पास? नर्मदा नदी। ठीक है, और इस तरफ ये कौन सी नदी है? तापी नदी। तापी नदी का उद्गम यहां से नहीं होता, यहाँ बैतूल के पठार से होता है, ये बाद में पढ़ेंगे। तो दोनों ओर नदियां होने के कारण इस पठार को कौन सा पठार, सॉरी, इस पर्वत को कौन सी पर्वत कहेंगे हम? ब्लॉक पर्वत कहेंगे। इसकी ऊंची चोटी कौन है? तो आपको बताना है धूपगढ़, अमरकंटक नहीं करना है। इसकी ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है, और अमरकंटक की तो कितनी है? 1057 है, इसलिए ऊंची चोटी कौन हो गई? धूपगढ़ हो गई। अमरकंटक क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मैकाल श्रेणी में स्थित है, और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन और दूसरी कौन है? नर्मदा है। ठीक है, एक जगह है यहाँ की एमपी की प्रसिद्ध, पंचमणि। पंचमणि, इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो एक और लाइन लिख लो, कभी ऐसा भी आ गया, पंचमणि करके लिखे, पंचमणि। पंचमणि मध्य प्रदेश का, पंचमणि मध्य प्रदेश का पर्यटक व स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है। पर्यटक व स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है। इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का पर्यटक या स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, भी खाली समझ लो, आगे कल बात करेंगे अपन नेक्स्ट। तो हमारे पास ये हो गई अरावली, फिर विंध्याचल श्रेणी, फिर क्या पढ़ी हमने? सतपुड़ा पढ़ी। ठीक है, अब सतपुड़ा के बाद में देखो यहां से अजंता की पहाड़ी, जिसको अपन कल देखेंगे, ये तापी नदी है। अभी हमने देखा था ये कौन सी नदी है? तापी नदी। तापी नदी से ये इस प्रकार ये शुरू हो रहा है, और ये नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, जिसको और क्या कहते हैं? सहाद्री कहते हैं। यह लगभग उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर लंबी है। ताप्ती नदी से लेकर यहाँ 1600 किलोमीटर है। ये पूरी पूरी पर्वत श्रेणी है, जिसमें यहाँ दक्षिण में आते ही यहाँ पर नीलगिरी है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अपन कल विस्तार से देखेंगे। इस प्रकार फिर देखेंगे अपन, ये इस तरफ वाले घाट को क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। ये ईस्टर्न घाट है, और ये क्या है? वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कौन जोड़ता है? ये कौन है? नीलगिरी है। ठीक है, ये टुकड़ों में बटी हुई है, क्योंकि यहाँ नदियाँ निकलेंगी तो इसको काट छाटा हुआ है। तो अपन पढ़ेंगे इसको, कहीं पर पंचमलाई की पहाड़ियाँ, कहीं पर जवादी, कहीं पर शेवराय, कहीं पर वेलीकोंडा, नालकोंडा जैसे पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो कल अपन इसको लास्ट प्रायद्वीप पठार को खत्म कर दें। ठीक है, ओके, ठीक।